नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। और मैं हूं आपके साथ योगिता बाजपेयी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे जुड़े समाधान पर चर्चा करते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो बालारिष्ट योग का ज्योतिष में क्या महत्व है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज का पंचांग आचार्य जी से जान लेते हैं। जी, 10 फरवरी 2023 आज है, वार है शुक्रवार, शक संवत 1944, विक्रम संवत 2079, तिथि है चतुर्थी जो सुबह 7:58 तक रहेगा। नक्षत्र हस्ता नक्षत्र जो 11 फरवरी सुबह 12:18 तक जो रात का रहेगा। पक्ष है कृष्ण पक्ष, मास है फाल्गुन मास और राहु काल का समय है सुबह 10:48 से 12:12 तक। जी, तो ये था आज का पंचांग। तो आज का हमारा विषय है बालारिष्ट योग का ज्योतिष में क्या महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में जब किसी का जन्म होता है, यदि उसकी पत्रिका में लग्नेश कमजोर हो, लग्न में कोई पाप ग्रह हो, पत्रिका में चंद्रमा छठवां, आठवें, 12वें भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में बालारिष्ट योग बनता है। तो इस बारे में आचार्य जी डिटेल में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, ज्योतिष के अलग अलग विषयों पे हम लोगों ने काफ़ी कार्यक्रम में चर्चा किया, लेकिन बालारिष्ट योग के बाद शायद पहली बार चर्चा कर रहे हैं। बाल मतलब बच्चा, अरिष्ट मतलब नुकसान। तो ये एक बड़ा योग है और अक्सर हम देखते हैं कि कई बार, आज हमने विषय को भी इसीलिए चुना कि अक्सर देखते हैं कि कई बार जो खासकर छोटे बच्चे रहते हैं, खासकर 5 साल तक या 12 साल तक, मतलब बहुत सारी परेशानियों से ग्रसित रहते हैं और फिर एक उम्र आने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो बहुत सारे केसेस में देखा कि पेरेंट्स हैं जो परेशान रहते हैं कि हर 2 दिन 4 दिन में बच्चे को कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल या कहीं कहीं ले जाते रहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को बच्चों का प्राण कहा गया है। अगर पत्रिका में चंद्रमा कहीं प्रभावित हो किसी भी पत्रिका में, तो उस स्थिति में बाल अरिष्ट योग बनता है। मूल रूप से देखा जाए तो पत्रिका में 6वें, 8वें या 12वें भाव में अगर चंद्रमा लग्न से रहता है तो ऐसी स्थिति में बाल अरिष्ट योग बनता है। इसके साथ ही अगर जो लग्न है किसी का, बच्चे का या जिसका भी जातक का जन्म हुआ है, वो अगर कम डिग्री का हो या एकदम ज़्यादा डिग्री का हो और संधि काल में जन्म हुआ हो, लग्नेश जो ग्रह वो कमज़ोर स्थिति में हो और इसके साथ ही लग्न पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो या लग्नेश पाप स्थान पे है, तो ये ऐसे 5 से 7 सूत्र हैं। उस स्थिति में ऐसा देखा जाता है कि बच्चे को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत विशेष रूप से देखने को मिलता है, या बार बार उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, या फिर वो बार बार कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों पे बीमार पड़ता रहता है। तो अगर ज्योतिष शास्त्र के नज़र से देखें तो ये जन्म के समय से ही पकड़ में आ जाता है कि इस बच्चे के जीवन में बाल अरिष्ट योग है। फिर उसका कुछ ना कुछ उपाय करके इस चीज़ों को कम किया जा सकता है। ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से उपाय करके इसको काफ़ी हद तक हम कम भी कर सकते हैं और कई बार देखें कि बहुत ही अच्छा परिणाम हमको इसको देखने को मिलता है। अब देखेंगे कि कुछ समाज में जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो आप देखेंगे छोटा सा चांद और उस पर एक मोती लगा हुआ रेडीमेड भी मार्केट में मिलता है। और बहुत सारे समाज में हमने पाया कि जन्म के बाद बच्चे को वो लॉकेट पहना देते हैं, चाहे वो उनको पत्रिका के बारे में ज्ञात हो या ना हो, पत्रिका के बारे में पता हो या ना हो। बच्चा अगर कोई है तो छठी के बाद उसके गले में एक चांद लगा हुआ मोती पहना देते हैं। कहीं ना कहीं ये बालारिष्ट योग का एक प्रकार से काट ही है और जाने अनजाने में कि एक प्रकार का उपाय हो जाता है। इसलिए बच्चों को छोटी मोटी दिक्कत होती है तो ऐसे स्थिति में चांद मतलब चंद्रमा का प्रतीक और एक मोती जो चांद का प्रतीक है उसको लॉकेट के रूप में बच्चे के गले में धारण कराया जाता है। और ऐसा देखा जाता है कि कई बार इस तरह के एक उपाय से भी छोटी मोटी तकलीफ है जो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि हर चीज़ को दूर किया जा सकता, लेकिन हाँ उसमें कुछ हद तक लाभ जरूर मिलता है। जी जी आचार्य जी, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं अंबिकापुर से, कन्हैया लाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। जन्म स्थान है अंबिकापुर और जन्म दिनांक है 24/3/1962। समय है सुबह 5:30 बजे, सूर्योदय से पहले। जी
क्या सवाल है आपका? पंडित जी, अभी मेरा समय कैसा चल रहा है ये नौकरी चाकरी के लिए, और मेरा एरियस कब तक मिलेगा? और दूसरा है कि मेरा राहु जो है 6वें घर में बैठा हुआ है, तो अभी बुध की महादशा में उनकी अंतर्दशा चल रही है, तो क्या वो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, सामान्य रहेंगे या नुकसानदायक रहेंगे? ठीक है, चलिए लाइन से आपके सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा जैसा आपने कहा कि चल रहा है, तो बुध से आपकी पत्रिका में देखा जाए तो राहु 6वीं जगह पे है। जब भी कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई निर्णय होना होता है या धन से संबंधित कोई फंसा हुआ मामला रहता है, तो 6वां या 12वां का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है। इस स्थिति में चीज़ें मिलती है लेकिन विलंब से मिलती है। दूसरा, आपने कहा कि आपका एरियस कब तक मिल जाएगा, आपका प्रश्न भी उसी से संबंधित ही है। तो आपको एरियस एक बार में मिलता है ऐसा नहीं दिखता है, आपको 2-3 टुकड़ों में मिल सकता है। आपको उसके पीछे आपको प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जो आपका कुछ उलझा हुआ विषय था, शायद आप पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है 1 आध साल पहले भी आपकी पत्रिका में, कि आपका सेटलमेंट नहीं हुआ था, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा सेटलमेंट आपका हो गया है। तो एरियस मिलने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। आप सार्थक प्रयास करें, आने वाले समय में देखेंगे कि पॉजिटिव संकेत ही मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि मार्च या अप्रैल पार करने के बाद, 2023 पार करने के बाद 6 से 8 महीने में आपको कुछ ना कुछ इसमें सकारात्मक लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बार में पूरा क्लियर हो पाएगा यह जरा मुश्किल है। एक सार्थक प्रयास करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको रहेगा। जैसे कि बुध की महादशा है, तो आप एक पन्ना धारण कर लीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। और एक जेरकॉन का भी अंगूठी आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पन्ना आपको सीधे हाथ में लिटिल फिंगर में बुधवार के दिन पहनना है। 3.5 कैरेट का पन्ना अच्छी क्वालिटी का होगा। जब भी हम रत्न बताते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल हो और अच्छी क्वालिटी का रहे, तब जाके ही आपको सही परिणाम मिल पाएगा। साथ में एक आप डायमंड या उसका उपरत्न जेरकॉन आप पहन लीजिए, 5-6 कैरेट का करीब करीब, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या तो डायमंड पहनना तो 1 से 1.25 कैरेट कम से कम हो। तो इसे आप शुक्रवार के दिन में रिंग फिंगर में, अनामिका में इसमें पहन लीजिएगा। आप देखेंगे कि बुध के साथ शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके फंसे पैसे को निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और जल्द ही इसमें जो भी आपका फंसा हुआ एरियस है उसमें आपको लाभ मिलेगा। हो सकेगा तो शनि, राहु और केतु 3 ग्रहों की आप शांति करा लीजिए किसी पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से, या फिर स्वयं आप इनसे संबंधित कुछ भी अनुष्ठान कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो भी फंसा हुआ एरियस है वो जल्द ही मिल जाएगा। जी। तो आचार्य जी, बालारिष्ट योग के बारे में हम बात कर रहे थे। जैसा कि आपने बताया कि जन्म से ही शिशु में बालारिष्ट योग होता है, तो इसके क्या कारण होते हैं? क्या पिछले जन्म में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये योग जो है वो कुंडली में होता है? हाँ बिल्कुल, हमारा पूरा जीवन ही हमारे प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, प्रारब्ध के आधार पर बना हुआ है। तो इस जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो पूर्व जन्म के कर्मों के, हमारा ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि पूर्व जन्म का ही परिणाम है कि इस जीवन में हमें उससे संबंधित चीज़ें मिलती है। और वो हमें पत्रिका के माध्यम से संकेतों के रूप में हमें समझ में आता है कि किसके जीवन में कब अच्छा और बुरा समय आने वाला है। तो ये बालारिष्ट योग भी एक प्रकार का योग है जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे को जन्म के समय में 10-12 वर्ष तक के पूर्व किसी प्रकार की क्षति हो सकती है। और कई बार मतलब ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है और प्राणों से भी संबंधित दिक्कत आ सकती है। इसीलिए बालारिष्ट योग का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए जब पत्रिका हम बनाते हैं किसी बच्चे का तो देखते हैं कि बालारिष्ट योग है, उससे संबंधित अनुष्ठान करा देते हैं। और जो भी पेरेंट्स रहते हैं उनको भी इस बारे में सतर्क करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें और बच्चों का ध्यान रखें। तो इसमें जैसा कि हमने बताया कि चंद्रमा का 6वां, 8वां या 12वां लग्न से होना एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू रहता है। और साथ में अगर पत्रिका में लग्न का जो स्वामी ग्रह है लग्नेश कमजोर हो गया या लग्नेश त्रिक भाव में चल दिया और डिग्रिकली कमजोर हुआ, तो ऐसे स्थिति में जो 3 से 4 योग मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार का योग अगर बच्चे की पत्रिका में रहता है तो कहीं ना कहीं वो बालारिष्ट योग से ग्रसित रहता है। फिर यहाँ देखना ये होता है कि जो पाप ग्रह अगर लग्न में 2 से 3 अधिक पाप ग्रह आ गए और चंद्रमा कमजोर है, तो फिर हमें उन पाप ग्रहों की शांति करनी पड़ती है अनुष्ठान के माध्यम से। लग्न अगर कमजोर है तो लग्न से संबंधित रत्न आप बच्चे को धारण करा सकते हैं, उससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। और जो ग्रह आपको दिक्कत कर रहे हैं उनका शांति करा लीजिए या उसे उतार कर ठंडा करिए। इस प्रकार का जब आप एक
सिस्टमेटिक रूप से उपाय करते हैं तो कई बार हम लोगों ने देखा कि काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। और जो भी बच्चा छोटी छोटी तकलीफ़ों से ग्रसित रहता है, खासकर इम्यूनिटी काफ़ी प्रभावित रहती है। और ऐसा देखा गया कि फीवर, छोटी छोटी चीज़ में बुखार आता, तेज़ बुखार आता, कई बच्चों को आप देखेंगे कि तेज़ बुखार आने के कारण ब्रेन में फीवर भी चढ़ जाता है, तो आगे जाके बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है उनकी। तो इन उपायों के माध्यम से आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ख़त्म कभी किसी चीज़ को नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से बिल्कुल उन उपायों पे काम करके उसको कम किया जा सकता है। जी जी। तो बालारिष्ट योग का जो कारक ग्रह है उसकी शांति के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, बालारिष्ट योग का कोई कारक ग्रह नहीं होता, बालारिष्ट योग के कारण होते हैं। कारक नहीं, कारक मतलब हो गया कि पर्टिकुलर कोई एक ग्रह जो उसका कारक है। तो बालारिष्ट योग का कोई कारक ग्रह नहीं होता है ना। वो अलग अलग पत्रिकाओं में अलग अलग ग्रह इसके लिए उत्तरदायित्व हो सकते हैं, और वो भी हमारे प्रारब्ध के हिसाब से। तो जो भी कारक ग्रह बनेगा, कभी शनि बन सकता है, कभी बुध बन सकता है, कभी सूर्य बन सकता है, कभी मंगल बन सकता है, लेकिन चंद्रमा प्रमुख है इसमें। चंद्रमा मूल रूप से चंद्रमा प्रमुख ग्रह है। तो चंद्रमा से संबंधित हमें अनुष्ठान करने चाहिए। कैसे कर सकते हैं? तो चंद्रमा के लिए जैसा कि शिव जी की आराधना करना, सोमवार को शिव जी को दूध और जल चढ़ाना, इस प्रकार से चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना, चंद्रमा से संबंधित चीज़ों को धारण करना, इस प्रकार का उपाय जब आप करेंगे तो चंद्रमा को मजबूत करेंगे और जो भी बालारिष्ट योग है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। जी, जैसा कि आचार्य जी आपने बताया कि बालारिष्ट योग जो है वो बच्चों की आयु से भी संबंधित है, तो क्या इसमें किसी की मृत्यु भी हो सकती है? कुछ स्थितियों में देखा जाता है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, और कई बार इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिलती है। इसलिए बालारिष्ट योग का काफ़ी ज़्यादा महत्व है ज्योतिष शास्त्र में। जब भी किसी बच्चे की पत्रिका बनाया जाता है तो विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखते हैं कि बालारिष्ट योग तो नहीं है, बच्चे को कोई बहुत बड़ा अरिष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए कई बार देखा जाता है कि कई बार आप देखेंगे छोटे बच्चे हैं जो साल 2 साल की स्थिति में किसी बड़ी स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों से ग्रसित रहते हैं, और फिर कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो जन्म के समय जब पत्रिका बनाते हैं तो इसका बड़ा ज़्यादा महत्व है, और उसको देखकर फिर तात्कालिक रूप से इसके उपाय किए जाते हैं, और इसके उपाय करने के बाद कई बार हम देखते हैं कि सकारात्मक परिणाम भी हमको देखने को मिलता है। जी, तो शिशु की जो आयु है उसके लिए ये बालारिष्ट योग जो है वो काफ़ी हानिकारक माना गया है। तो क्या कुछ बच्चों की जो माता पिता की जो कुंडली होती है, क्या उसका भी इस पर असर होता है? देखिए, हर पत्रिका आपस में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है। माता पिता की पत्रिका में ये रहेगा कि संतान अरिष्ट का योग रहेगा, मतलब संतान को दुख कष्ट हो सकता है, ऐसा योग रहता है ना। बच्चे की पत्रिका में उनके स्वयं के लिए नुकसान का योग रहता है। तो हर चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है, और कहीं ना कहीं हर तरीके का संकेत एक दूसरे की पत्रिका में मिलता है। लेकिन स्वयं की जो पत्रिका है वो सबसे ज़्यादा कारक है, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि उसमें उसके बारे में सारा चीज़ें देखने को मिलता है। तो जब बच्चे के पत्रिका बनाते हैं जन्म के बाद, तो स्वयं उसकी पत्रिका में जब देखते हैं कि ऐसा कोई योग है, तो तात्कालिक रूप से फिर अगर कोई बड़ा अनिष्ट का संकेत दिखता है, मान के चलिए कि बच्चे को कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है, तो फिर महामृत्युंजय का भी सहारा लिया जाता है, जो कि मंत्रों का महामंत्र है, साक्षात महादेव का मंत्र है। तो महामृत्युंजय का भी अनुष्ठान कराया जाता है। ये सारा चीज़ें ये देख कर किया जाता है कि किस तरीके की पत्रिका में युक्ति है, किस तरह से संबंधित चीज़ें बिगड़ी हुई है, और फिर हम किस तरीके से उनको ठीक कर सकते हैं। जी आचार्य जी, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से, हेमंत। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान बताइए। गुरुजी, मेरी जन्म तारीख है, हेलो। हाँ जी, जी बताएं। मेरी जन्म तारीख है 1986 जी। और सुबह 11:30 बजे, ठाणे, महाराष्ट्र। जी, क्या सवाल है आपका? मेरी शादी की कब है, और कोई प्रॉब्लम है क्या पत्रिका में जी, और राशि रत्न कौन सा पहनना है? जी जी ठीक है। जहाँ तक आपकी जो पत्रिका है, तो आपने कहा राशि रत्न, तो आपकी राशि का रत्न चंद्रमा है। लेकिन आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि राशि रत्न पे हमें नहीं जाना चाहिए, वो एक तात्कालिक है। आपको ये देखना चाहिए कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है ना।
जैसा कि कोई भी टॉनिक कोई भी पी ले सही नहीं होता। अब आपको देखेंगे कि सिंपल तरीके से सामान्य मेडिकल के रूप में हम देखेंगे कि आपको अगर विटामिन ए की कमी है तो ए की ज़रूरत है, बी की कमी तो बी की ज़रूरत है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है कभी भी उस पर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक जनरल टॉनिक कई बार आपको अच्छा भी कर सकता है और नुकसान भी कर सकता है। आपने कहा शादी के बारे में, शादी में आपका जैसा कि कहा विलंब का संकेत मिलता है, तो शादी से संबंधित पत्रिका में क्योंकि ये शनि प्रभावित पत्रिका है तो ऐसी स्थिति में विलंब का संकेत मिलता है। आपको एक काम करना होगा, इस पत्रिका के हिसाब से आप एक सफ़ेद पुखराज धारण करिए। सफ़ेद पुखराज से आपको विवाह से संबंधित जो भी दिक्कत है उसमें आपको लाभ मिलेगा। 2023 या 24 में काफ़ी अच्छी संभावना है विवाह की। प्रयास करेंगे तो 2023 के में ही, इसी वर्ष में आपकी संभावना बन रहा है। अगर थोड़ा बहुत 19-20 हुआ तो नेक्स्ट ईयर तो हर हालत में आपका शादी हो ही जाएगा। तो श्वेत पुखराज, आप सफ़ेद पुखराज धारण करें और उसे आप गुरु के स्थान पर धारण करेंगे तर्जनी में, और शादी के बाद फिर आप उसे हटा देंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि गुरु और शुक्र का प्रभाव, संयुक्त प्रभाव हमें लेना है। तो तर्जनी आप इंडेक्स फिंगर में धारण करेंगे और उसको शादी के 3 महीने के अंदर में आपको हटा देना होगा। साथ ही एक पन्ना आप धारण करिए, पन्ना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पन्ना लिटिल फिंगर में, छोटी उंगली में आपको 3.5 कैरेट का पन्ना बुधवार के दिन धारण करना है। ये आपके कार्य क्षेत्र में और बाकी कई चीज़ों में आपकी मदद करेगा। आपका राशि रत्न कर्क है, लेकिन आपके लग्न से चंद्रमा 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में राशि का रत्न धारण करना आपके लिए उचित नहीं होगा। आप पन्ना धारण कर लीजिए। पन्ना के साथ में अगर आप हो सकेगा तो सफ़ेद पुखराज, पीला नहीं करना, सफ़ेद कर लीजिए। और विवाह बाधा यंत्र एक बनता है, तो आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ किसी पंडित जी, आचार्य में विवाह बाधा यंत्र का प्रयोग करिए। लेकिन आप देखेंगे कि विवाह में जो भी विलंब होना है वो हो चुका है, और 2023 या 24 ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश करेंगे तो इसी साल आपका शादी कहीं ना कहीं हो जाएगा। जी, तो आचार्य जी, बालारिष्ट योग के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जिस तरीके से कुंडली में इस तरीके के दोष बनते हैं, तो क्या उनका ग्रहों की स्थिति से भी कुछ संबंध होता है? बिल्कुल, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। जैसे कि हमने एक सामान्य रूप से आपको बताया कि चंद्रमा एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। चंद्रमा से भी चीज़ें, विशेष रूप से चंद्रमा बच्चे की आयु को प्रभावित करता है। और इसके साथ ही लग्न के बारे में भी हमने कहा कि लग्न की डिग्री कमज़ोर है, लग्नेश कमज़ोर है। लग्न मतलब एक तरीके से आपका शरीर को रिप्रेजेंट करता है। तो लग्न अगर शरीर कमज़ोर है तो भी आपको दिक्कत हो सकता है ना, आपका इम्यूनिटी कम हो सकता है। फिर लग्न में पाप ग्रहों का प्रभाव, 2 से 3 से अधिक पाप ग्रह हैं तो भी आपको दिक्कत कर सकता है। 6वें, 8वें या 12वें भाव में चंद्रमा के साथ अगर 2 से 3 पाप ग्रह हैं तो भी आपको दिक्कत कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं। लेकिन पत्रिका के हिसाब से जब आप भी इस तरीके का पत्रिका का विश्लेषण करते हैं तो एक तरीके से समझ में आ जाता है कि बच्चे को किसी न किसी प्रकार का शारीरिक दिक्कत हो सकता है, और उससे संबंधित जब उपाय कराते हैं। देखिए, छोटे बच्चों को ज़्यादातर देखा जाता है एलर्जी की दिक्कत रहती है। नज़र के बारे में भी ऐसा हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम में चर्चा किया, वो भी रहता है। इसका बेसिक कारण कि उसका ओरा कमज़ोर रहता है, आभा मंडल कमज़ोर रहता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी किसी को इस प्रकार का, छोटे बच्चों को एक काला टीका लगाया जाता है जब भी जन्म के बाद, ताकि कोई देखेगा तो उसको नज़र ना लगे। और नज़र क्यों लगता है? अगर उसका आभा मंडल कमज़ोर रहेगा, ओरा कमज़ोर रहेगा, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का नज़र लगने की संभावना रहता है। इसलिए काला टीका भी लगाते हैं ताकि उसका वो रिफ्लेक्ट हो जाए, उसका प्रभाव ना पड़े। तो ऐसे स्थिति में कई बार देखेंगे नमक मिर्च लेके उतारते भी हैं, और आप देखेंगे बच्चा ठीक भी हो जाता है। तो ऐसा अगर कोई बच्चा है तो दो एक छोटे छोटे उपाय भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अपन बालारिष्ट योग पे चर्चा कर रहे हैं। कोई छोटा बच्चा है और इसको इस प्रकार की दिक्कत हो रही है, बार बार अगर उसको सर्दी बुखार इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो एक बार पंडित जी किसी से देख लीजिए कि बालारिष्ट योग तो है या नहीं है, फिर उसके हिसाब से अपन उसका उपाय करते हैं। जब भी ऐसा हो तो फिटकरी, आप नमक मिर्च तो करते ही हैं, जब भी ऐसा होगा तो हफ्ते में एक बार नमक और मिर्च लेकर उसको उतार कर आप फेंक दें। फिटकरी भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिटकरी के 11 या 21 टुकड़े आप लीजिए और उसको बच्चे के सर से पैर तक 11 बार उतार कर दक्षिण के दिशा में अब उसे फेंक दीजिएगा, इससे भी लाभ मिलेगा। और कभी कभी अक्सर आप देखेंगे कि छोटा बच्चा रात में बार बार रोता है, या इस प्रकार का किसी प्रकार का दिक्कत उसको लगता है कि रात में सो नहीं पाता है, तो आप कोशिश करेगा कि पीले सरसों मिलते हैं, काले सरसों जैसा पीला सरसों भी होता है, तो पीले सरसों को लेकर 11 बार बच्चे के सर से पैर तक उतार कर उसको दक्षिण की दिशा में फेंक दिया करिए।
ऐसा भी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 102 दिन में बच्चे में जो भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं उसका समाधान हो जाएगा। और इसका पूर्ण आपको लाभ लेने के लिए किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के शरण में या उनके माध्यम से आपको लाभ लेना पड़ेगा, तभी जाकर वो आपकी गहराई से देख पाएंगे कि कहाँ पर कैसा और किस प्रकार का दिक्कत है और उसको ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किस प्रकार उसका समाधान किया जा सकता है। जी, तो आचार्य जी, बालारिष्ट योग की अगर हम बात करें तो इसमें राशियों के आधार पर क्या योगदान होता है, राशियों का इसमें खासकर अगर बात करें हम तो? जी, आप अक्सर आपके कार्यक्रम में राशियों की आप चर्चा करती हैं और जैसा मैंने कई बार आपका कहा कि व्यक्तिगत किसी राशि से किसी भी चीज़ का कोई संबंध नहीं होता कि ये राशि वाला है तो इसी को बालारिष्ट योग है। हम यहाँ योग की चर्चा कर रहे हैं। योग मतलब दो चीज़ों को जुड़ना, दो ग्रहों का जुड़ना, किसी प्रकार की युक्ति, किसी प्रकार के ग्रहों का अनिष्ट स्थान पे जाना। तो किसी भी राशि में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। कोई भी राशि वालों को बालारिष्ट योग हो सकता है। ज्योतिष के माध्यम से ऐसा नहीं कह सकते कि अगर मेष राशि वाला है तो उसी को बालारिष्ट योग होगा या वृषभ राशि वालों को उसी को बालारिष्ट योग। ये तो जब भी हम पत्रिका की विश्लेषण की बात करते हैं तो हमें लग्न कुंडली पे जाना पड़ेगा, बच्चे का लग्न कुंडली कौन सा है, और वहाँ से चीज़ें समझ में आती है कि इसके पत्रिका में कौन सा योग होगा। ये अलग अलग राशियों पे इसका ऐसा देखा जाए तो कोई भी राशि नहीं कह सकते अपन बिल्कुल कि इसी राशि वालों को बालारिष्ट योग होता है ना। तो हमें लग्न पे जाना पड़ेगा और 12 राशि हैं, 12 लग्न हैं, उसी प्रकार से 12 राशि और 12 लग्न हैं। तो लग्न के आधार पर यह तय होता है कि आपके जीवन में कौन से अच्छे योग हैं और कौन से बुरे योग हैं, और फिर उसके आधार पर उसका उपाय किया जाता है। तो जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, राशियों का इस पर बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, अलग अलग राशियों के साथ लग्न अगर प्रभावित है, राशि भी प्रभावित है। देखिए, जब हम पत्रिका बनाते हैं तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, जिसे सुदर्शन पद्धति भी कहा जाता है, जिसमें तीनों से बनाया जाता है। तो अगर किसी की लग्न कुंडली प्रभावित है, चंद्र कुंडली भी प्रभावित है, चंद्रमा जो राशि का कारक है, और सूर्य जो राशि का, वो भी तीनों प्रभावित, तब तो कोई घटना बड़े पैमाने पे हो जाता है। अगर लग्न पत्रिका में भी दिक्कत है और राशि में भी दिक्कत है, दोनों स्थिति में दिक्कत है, तब फिर बच्चों को दिक्कत होने की ज़्यादा संभावना है। सिर्फ इतना ही संकेत मिलता है, लेकिन जो भी घटनाएं होती हैं वो हमारे लग्न कुंडली से देखना ज़्यादा सार्थक रहता है, और उसी से हम देखते भी हैं। हम ही नहीं, सभी ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है लग्न के आधार पर, और उसी के आधार पर फिर उपाय किए जाते हैं। जी, तो आचार्य जी, बालारिष्ट योग जैसा कि दोष होता है, इसमें आयु से ये संबंधित होता है, तो क्या कुछ आयु से संबंधित अगर हमें उपाय करने हैं तो क्या कुछ मंत्रों का उपयोग हमें करना चाहिए, उपचार? जी, पहला बात तो जब पत्रिका में कारण समझ में आ गया कि बालारिष्ट योग है या नहीं है तो किन ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है, फिर उनके रत्न हमने धारण कर लिया, उनके मंत्र हमने ले लिया, उसके साथ ही उनसे संबंधित अनुष्ठान हमने कर लिया। और फिर जब कोई बड़ी दिक्कत आने का संभावना रहता है तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक सबसे बड़ा महामंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, साक्षात महाकाल का मंत्र। तो महामृत्यु मंत्र का अनुष्ठान सर्वोपरि है, चाहे किसी भी, चाहे बच्चे का हो चाहे बड़े का हो। जब किसी की आयु पर ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है तो एक बहुत बड़ा उपाय है महादेव की शरण में जाना। तो महामृत्युंजय का विधिवत अनुष्ठान किया जाता है। तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान से ऐसा देखा गया है कि कई बार व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलते हैं। तो महामृत्युंजय का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है जिसके माध्यम से हम लाभ ले सकते हैं। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने बालारिष्ट योग के बारे में बात की। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए थे डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ ज्योतिष समाधान में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।